Good morning, guys. Let us discuss about the various anthropological theories. पहले आती है क्लासिकल एवोल्यूशन। अब क्लासिकल एवोल्यूशन थ्योरी के मेन एडवोकेट्स कौन कौन थे? सबसे पहले नाम आता है ई बी टाइलर का। देन एल एच मॉर्गन का नाम आता है। देन जेम्स फ्रेज़र का नाम आता है। तो क्लासिकल एवोल्यूशन क्या बताता है कि जो कल्चर है, वो जो कल्चर की एवोल्यूशन जो है वो यूनिलीनियर है। कल्चर, कोई भी कल्चर है, वो डिफरेंट स्टेजेस से पास ऑन करता है और वो प्रेजेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि इन्होंने ए बी टाइलर ने कहा या एल एच मॉर्गन ने कहा कि कल्चर जो है वो तीन स्टेजेस से पास हुआ है। सबसे पहले आता है सैवेजरी। सैवेजरी में क्या करते थे? हंटिंग गैदरिंग करते थे। उसके बाद आता है बारबरिज्म। बारबरिज्म में पैस्ट्रोलिज्म प्रैक्टिस करते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन आज की जो प्रेजेंट सोसाइटीज़ हैं वो सिविलाइज्ड हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, अर्बनाइजेशन का उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, माइग्रेशंस हुई हैं। तो ये था क्लासिकल एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। अब फ्रेज़र, जेम्स फ्रेज़र ने बोला कि इनकी एक बुक थी द गोल्डन बाउ, उसमें कहा कि जो अ, जो सोसाइटी है वो तीन स्टेजेस से पास करती है। पहले आता है मैजिक। मैजिक था पहले, बिलीफ था सुपर नेचुरल बीइंग में। उसके बाद रिलीजन, मींस सेम रिलीजन की डिफरेंट फॉर्म्स हम पढ़ेंगे डिटेल में जब पढ़ी है, जैसे एनिमिज़म, एनिमेटिज़म, ठीक है, नेचुरलिज़म, देन नेचुरलिज़म, देन मोनोथिज़म, देन पॉलीथिज़म एंड मोनोथिज़म। तो ये रिलीजन आया। उसके बाद फिर साइंस। साइंस टॉक्स अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस क्या करता है? एक्सपेरिमेंटेशन करता है, देन रिजल्ट प्रूफ करता है या डिसप्रूफ करता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन सोसाइटीज़ जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से पास करती हैं। और उसके बाद आगे आता है हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म। अब फ्रांस बॉज ने क्या कहा? फ्रांस बॉज ने कहा कि हर एक कल्चर यूनिक है। हर कल्चर को उसके ही कंटेक्स्ट में स्टडी करना चाहिए। कोई भी कल्चर सुपीरियर नहीं होता, इंफीरियर नहीं होता। कल्चर को उसी के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं तो हमें कल्चर को बेटर तरीके से एनालाइज करने में हेल्प मिलती है। ये था फ्रांस बॉज का कहना। फ्रांस बॉज ने कल्चरल रिलेटिविज्म का कंसेप्ट दिया। ये स्ट्रांगली अगेंस्ट एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म क्या बोलता है कि कल्चर, हमारा कल्चर सुपीरियर है, दूसरे वाले का कल्चर इन्फीरियर है। ऐसा कल ब्रांच बॉस ने कहा ये बात गलत है, क्योंकि हर कल्चर को अपने कंटेक्स्ट में स्टडी करना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम कल्चर की एवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं एक बेटर तरीके से, उसको हम जजमेंट कर सकते हैं बेटर तरीके से। ये कहा था फ्रांस बॉज ने। उसके बाद अगली थ्योरी आती है डिफ्यूजनिज्म। अब डिफ्यूजनिज्म में तीन स्कूल्स मेजर आते हैं। सबसे पहले आता है जर्मन स्कूल, फिर आता है ब्रिटिश स्कूल, फिर आता है अमेरिकन स्कूल। पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश स्कूल। अब ब्रिटिश स्कूल्स के एडवोकेट कौन कौन थे? एक थे स्मिथ और पेरे। इन्होंने कहा कि कल्चर कहाँ से हुआ स्टार्ट। इन्होंने कहा कल्चर इजिप्ट से में उसका ओरिजिन हुआ, और वहाँ से ओरिजिन होने के बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कल्चर की ट्रांसमिशन हुई। ये कहना था डिफ्यूजनिज्म का, ब्रिटिश डिफ्यूजनिज्म का, ठीक है। इनकी जो थ्योरी थी वो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी बायस थी, इसमें वेस्टर्न बायस था।
उसके बाद जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए, उनमें मेन थे ग्रैबनर, फ्रेडरिक। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कल्चर का ओरिजिन इजिप्ट से नहीं हुआ, कल्चर का ओरिजिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हुआ और यहाँ से ओरिजिन हुआ। इन्होंने कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट डेवलप किया जिसका नाम था कल्चरीज, मीन्स कल्चरल सेंटर्स, जहाँ से कल्चर सिर्फ इजिप्ट से कल्चर का ओरिजिनेशन नहीं हुआ, कल्चर का ओरिजिनेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हुआ और जिस एरिया से कल्चर का ओरिजिन हुआ उसको नाम दिया गया कल्चर सेंटर। और कल्चर सेंटर से ओरिजिन होने के बाद जो कल्चर है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, ये कहना था जर्मन स्कूल ऑफ थॉट का। उसके बाद अनदर स्कूल ऑफ थॉट आए, वो थे अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट में सबसे नाम आता है क्रॉबर का, एल क्रॉबर का नाम आता है, और एक है इनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, दो थे जो कि एडवोकेट थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जैसे जर्मन स्कॉलर्स ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दिया कल्चर सेंटर्स का कंसेप्ट, इन्होंने दिया, अमेरिकन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे इन्होंने दिया कल्चरल एरियाज़ का कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा कि कल्चर की ओरिजिन, कल्चर की एवोल्यूशन जो है वो डिफरेंट रीजन में हुई है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हुई है, कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर हुई है, फिर वहाँ से कल्चर का जो है वो ट्रांसमिशन हुआ है डिफरेंट अलग पूरे वर्ल्ड में। ये कहा था अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट ने। तो ये था ऑल अबाउट, दिस वाज ऑल अबाउट डिफ्यूजनिज्म। ठीक है। उसके बाद अनदर स्कूल ऑफ थॉट आते हैं फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म क्या है? मेन इसके एडवोकेट कौन थे? तो नाम आता है मैलिनोस्की का। मैलिनोस्की ने फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं, कल्चर है, हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे बिलीव्स हैं, हमारे स्पिरिचुअल्स हैं, ठीक है। ईबी टाइलर ने बड़ा कल्चर को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया उन्होंने, वो हम डेफिनेशन अलग से डिस्कस करेंगे। अब इन्होंने कहा कि क्या डिस्कस कर रहे थे हम डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शनलिज्म। इन्होंने कहा कि मेलिनोस्की ने कहा कि ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन सोसाइटी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इनका एग्जिस्टेंस हुआ है। हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, हमारी सोशल नीड्स होती हैं, इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस का, नॉर्म्स का, रिचुअल्स का ओरिजिन हुआ। तो इन्होंने कहा कि इस तरह से कल्चर की एवोल्यूशन हुई। ठीक है, ये कहा था फंक्शनलिज्म में। ठीक है, तो इन्होंने ठीक है, हमारी इंडिविजुअल नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो उसके बाद ये आ गया फंक्शनलिज्म। फिर आते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के जो मेन एडवोकेट थे वो थे रैडक्लिफ ब्राउन। अब रैडक्लिफ ब्राउन ने अंडमानीज आइलैंड में किनशिप को स्टडी किया, अंडमानीज आइलैंड में ट्राइब्स की स्टडी की। तो इन्होंने कहा कि जो है हमारी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं सोसाइटी के, वो इन्होंने कहा कि वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सोसाइटी में एक सोशल ऑर्डर सेटअप करने के लिए बनी है। अब सोसाइटी में क्योस होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा? क्योस होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा तो क्योस होगा। तो सोसाइटी में सोशल ऑर्डर सेटअप करने के लिए डिफरेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का ओरिजिन हुआ है, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो किनशिप है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो और कोई इंस्टीट्यूशन है। तो
इन वजहों से सोशल ऑर्डर को सेटअप करने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस का ओरिजिन हुआ है। ये किसने कहा था? ये कहा था रैडक्लिफ ब्राउन ने। इन्होंने अंडमानीज आइलैंड में ट्राइब्स की ट्राइबल सोसाइटीज़ की स्टडीज़ की। ठीक है, तो ये थे फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म के मेन एडवोकेट्स थे एडमंड लीच और लेविस स्ट्रॉस। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने किंचप की स्टडीज़ की। ठीक है, हाईलैंड बर्मा में स्टडीज़ हुई। ठीक है, तो एक कंसेप्ट और आता है अपोलोनियन एंड डायोनीजियन। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। सोसाइटीज़ के एग्जांपल भी आपने कोट करने हैं एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स में, तभी आंसर आपका जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा, तभी गुड मार्क्स मिलने की संभावना उसमें रहती है। ओके, तो ये आ गया इसमें। और स्ट्रक्चरलिज्म एडमंड लीच और इन्होंने मिथ्स की एनालिसिस किया, मिथ्स की स्टडी की एडमंड लीच ने, और लेविस स्ट्रॉस ने किनशिप की स्टडीज़ की। तो इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म जो स्ट्रक्चर जो है, चाहे डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या करते हैं, चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर है, चाहे वो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, उनका ओरिजिनेट हुआ, तभी उनका ओरिजिनेट हुआ तो कल्चरल जो कल्चरलिज्म डिफरेंट, इन्होंने कहा कि जो चीज़ें हैं वो तभी कल्चरल एवोल्यूशन जो है वो जो स्ट्रक्चर जो है वो हमारी कल्चरल की एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन लार्ज एक्सटेंट तक करता है। ठीक है, तो ये आ गया एडमंड लीच। उसके बाद जो है अगला कंसेप्ट आता है कल्चर पर्सनालिटी थ्योरी। ठीक है, कल्चरल पर्सनालिटी थ्योरी के मेन एडवोकेट्स थे मार्गरेट मीड। ठीक है, मार्गरेट रथ बेनेडिक्ट ने क्या किया? इन्होंने अपोलोनियन और डायोनीजियन सोसाइटी, इन्होंने क्वाइकुटल और प्यूब्लो सोसाइटीज़ की स्टडी की। तो इन्होंने कहा कि कल्चर जो है वो डिटरमाइन करती है पर्सनालिटी। कल्चर एंड पर्सनालिटी आर इंटर रिलेटेड। पर्सनालिटी डिटरमाइंस कल्चर एंड कल्चर डिटरमाइंस पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट दिया था स्ट्रक्चरल इसमें रुथ बेनेडिक्ट ने। उसके बाद मार्गरेट मीड आए, उन्होंने स्टडीज़ की सोसाइटीज़ को, ट्रोबेरी एंड आइलैंडर्स के ऊपर स्टडीज़ की। तो इन्होंने कहा, इन्होंने कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ स्टडी की। तो इन्होंने भी यही कॉन्सेप्ट दोहराया कि कल्चर जो है वो हमारी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करती है, काफ़ी हद तक हमारी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करती है। हमारा सोशलाइजेशन, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे रिचुअल्स, ये सारे जो है वो डिटरमाइन करती है हमारी पर्सनालिटी को। और हम पर्सनालिटी हमारी कैसी है, हम अग्रेसिव हैं, हम पीस लविंग है, तो ये चीज़ें जो है वो हमारे सोशल नॉर्म्स को इंटर रिलेटेड है, उन सोशल नॉर्म्स को डिटरमाइन करती है। तो ये आ गया मार्गरेट मीड पढ़ा हमने, रुथ बेनेडिक्ट पढ़ दिया हमने। तो इसमें इन्होंने जरापेश, अरापेश, मुंडुगमार, तंजाम्बाली जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की उनकी स्टडी की। तो कुछ जो थे वो पीस लविंग थे, कुछ जो थे वो एग्रेसिव थे। तो क्यों है एग्रेसिव वाले एग्रेसिव क्यों है, पीस लविंग वाले पीस लविंग क्यों है, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया उस चीज़ को। ठीक है, तो रुथ बेनेडिक्ट, मैलिनोस्की। देन उसके बाद आते हैं राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन ने कहा स्टेटस रोल, जो हमारा स्टेटस है, हमारा रोल है सोसाइटी में, वो डिटरमाइन करता है हमारे पर्सनालिटी को। तो रोल डिटरमाइन करती है हमारे कल्चर को, हमारा स्टेटस, हमारा सोसाइटी, हम उसी वैसा ही हमारा कल्चर सिस्टम जो है वो डेवलप जो है वो हो जाता है। उसके बाद आए राल्फ लिंटन हो गया, देन आए कोराडू बॉस एंड एक और थे, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो कार्डिंगर एंड कोराडू बॉस, इन्होंने कहा, इन्होंने बेसिक पर्सनालिटी टाइप को डिस्कस किया। इन्होंने कहा जो बेसिक पर्सनालिटी इंडिविजुअल वेरिएशन हो सकती हैं, बट ब्रॉडली
जो हैं वो एक कल्चर में जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनका बेसिक पर्सनालिटी टाइप जो है वो यूनिफॉर्म होता है, बट इंडिविजुअल वेरिएशन हो सकती हैं, वो डिपेंड करती हैं हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर। जो वेरिएशन है वो डिपेंड करती है हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर। तो बेसिक पर्सनालिटी कंसेप्ट दिया था कार्डिंगर और कोराडू बॉस ने। इन्होंने कहा कि चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस जहाँ सोशलाइजेशन, प्राइम फैमिली सोशलाइजेशन वो डिटरमाइन करती है हमारी पर्सनालिटी को, मीन्स कल्चर डिटरमाइन करती है पर्सनालिटी को। ओके, तो ये था कल्चरल एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट। उसके बाद आता है कल्चरल मटेरियलिज्म। कल्चरल मटेरियलिज्म में जो मेन इनके सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरी, सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरी में हम बात करेंगे। इनके जो मेन एडवोकेट्स थे वो थे रीड्स, गीट्स थे, देन और थे नाम इनके, मेरे को नाम नहीं याद आ रहे। तो इन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ हमें क्या करना चाहिए, हमें जो हम अपने रिचुअल्स में, हम जो रिचुअल्स हैं, जो सिंबल्स हैं, रिचुअल हैं, चाहे वो चाहे वो कस्टम्स हैं, चाहे वो बिलीफ सिस्टम है, हम उनको मीनिंग क्या साइन करते हैं वो डिटरमाइन करता है। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वो चीज़ को हम स्टडी करना चाहिए, हम मीनिंग क्या साइन करते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम को, कल्चर को। तो ये कहा था सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरी। तो ये इन्होंने ये दो थे गीट्स थे। तो इन्होंने ये कहा कि हमें इंटरप्रेट करना चाहिए, अंडरलाइंग मीनिंग को इंटरप्रेट करना चाहिए, क्या मीनिंग असाइन किया है, सिंबल्स जो हैं हमारे कल्चर के हो चाहे रिचुअल से हो, उनके मीनिंग क्या है, उनको स्टडी करना है, तभी हमें जो है वो कल्चर की जानकारी मिलती है। कल्चर कैसा है, उनका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, उनकी सोशल इंस्टीट्यूशन, किनशिप हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो मैरिज हो, तो उनको स्टडी करने के लिए हमें सिंबल्स को स्टडी करना है कि वो सिंबल्स के मीनिंग क्या है, सिंबल्स का, सिंबल्स क्या साइन करते हैं, मीनिंग क्या साइन करते हैं सिंबल्स को। तो ये था सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरी। उसके बाद आता है हमारा क्या बोलते हैं उसको, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है कल्चरल मटेरियलिज्म। कल्चरल मटेरियलिज्म में तीन चीज़ें आती हैं। आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आता है हम जो है हमारा अब फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। अब जैसे काऊ किलिंग जो है वो बैन है इंडिया में, इसका रिलीजियस एस्पेक्ट तो है ही है, साथ में इसका एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट भी है, क्योंकि काऊ जो है एक सोर्स ऑफ इनकम है हमारे एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए। तो अगर हम उनको ही मारेंगे तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। ये एग्जांपल आपने समझ ली तो आपने ये थॉट जो है कल्चरल मटेरियलिज्म का थॉट आप इजीली समझ सकते हो। तो सिंपल एग्जांपल आपने ये स्टडी करनी है। क्यों का जो है वो सिर्फ उसका मटेरियल एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है, उसका मटेरियल एस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, रिलीजियस एस्पेक्ट तो है ही है, उसका मटेरियल एस्पेक्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है, तभी हम अपने काउस को नहीं मानते हैं। दैट इज़ ये कहा इन्होंने जो अपने ये जो अपने कहाँ ये कल्चरल मटेरियलिज्म, ठीक है। तो टाइलर, कॉन्कलिन, गीट्स, ये सारे इन्होंने थ्योरीज दी, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज दी। अब किसने क्या दी, इन तीनों के नाम में मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी हो रही है। अब आगे चलते हैं, इसको मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। अब आगे हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी दी थी टाइलर एंड कॉन्कलिन ने। कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि हम अपने वर्ल्ड के अराउंड हम अपने चीज़ों को उसको परसीव करते हैं, किस तरह से हम उसको परसीव करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो उससे जो है हमारे कल्चर का, बिलीफ सिस्टम का पता चलता है। ये कहा था कॉग्निटिव थ्योरी
कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी में। टाइलर और कॉन्कलिन जो थे वो इसके एडवोकेट थे। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देन उसके बाद अगला टॉपिक आता है पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी। पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी के मेन जो थे वो थे गीट्स थे इसके एडवोकेट। तो इनका कहना था कि जो क्लेम करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट की हमारी थ्योरी में कोई फ्लॉज नहीं है, जब हमारी थ्योरी एम्पिरिकली वैलिडेटेड है, तो इन्होंने कहा कोई भी थ्योरी जो है वो 100% ट्रू नहीं हो सकती, एम्पिरिकली वैलिडेट हम कर नहीं सकते। हर थ्योरी में सब्जेक्टिव बायसनेस की गुंजाइश होती है। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वो बाइस होता है, वो बाइसनेस को हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, ये कहा था पोस्ट मॉडर्निज़म में। पोस्ट मॉडर्निज़म में कहा था कि हम ये ठीक है, हम इंटरप्रिटेटिव थ्योरी हैं, ये साइंटिफिक थ्योरीज नहीं है। तो ये था पोस्ट मॉडर्निज्म का कहना। तो साइंटिफिक थ्योरीज नहीं है, बाइसनेस है इसमें। इसमें चीज़ों को एम्पिरिकली, हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिविटी को हम इसको कह ही नहीं सकते कि ये थ्योरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसमें एक तो आ जाता है बाइसनेस, आ जाता है पर्सनल बाइसनेस, आ जाता है कल्चरल का इन्फ्लुएंस आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी थ्योरी जो है वो 100% करेक्ट नहीं होती। उस थ्योरीज में उसकी लिमिटेशंस होती हैं, उसका क्रिटिसाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो नई थ्योरी निकल के आती है। ठीक है, और थ्योरी बेटर हो जाती है, और थ्योरी जो है वो हम उसको ऑब्जेक्टिविटी, पूरी फुली ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकती थ्योरी, बट हम उसको ऑब्जेक्टिविटी के पास लेके जा सकते हैं। ये पोस्ट मॉडर्निज्म में कहा गया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी। मैंने आपको ब्रीफ आउटलाइन दिया है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ का। इस थ्योरीज़ को एक एक करके वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक थ्योरी को 1 आवर लगता है एक्सप्लेन करने के लिए, डिटेल में कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, एग्जाम्पल्स को देने के लिए, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल। थैंक्स गाइस।